हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी बायो की टीचर। तो जो अब तक हम पढ़ते आए थे 12th क्लास में, हम पढ़ रहे थे आपका जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स अभी ड्रॉप कर रहे हैं और हम जो नया चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है बेटा, हम ये पढ़ेंगे। हमने जब आपका जेनेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि आपके पास इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? आपके पेरेंट से प्रोजेनी में किसी भी गुण का जाना, ट्रेट का जाना, कैरेक्टर का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो एक प्रोसेस जिसमें आपके पेरेंट से प्रोजेनी में आपका क्या जाता है, कैरेक्टर जाता है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब जो इनहेरिटेंस हो रही है, पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है बेटा, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जा सकता है आपके इनहेरिटेंस वाले प्रोसेस में। तो अगर हम बात करें जनरली तो मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस में, या फिर बात करें उस मॉलिक्यूल की जो कि आपके इनहेरिटेंस में जाता है, तो वो आपका डीएनए भी हो सकता है और आपका आरएनए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों आपको क्या मिल सकते हैं? इनहेरिटेंस में जाने के लिए मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए होता है आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं बेटा, तो ह्यूमंस के अंदर, इस स्पीशीज के अंदर जो आपका डीएनए होता है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, वो ही जाता है आपके पेरेंट से प्रोजेनी की तरफ। और जो आरएनए होता है ह्यूमन के अंदर, वो अडेप्टर्स, इस चैप्टर में हम फर्दर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अडेप्टर का क्या मतलब है, या फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो टेक्निकली है क्या, हम जो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस के लिए, वो हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, क्या तो डीएनए या आरएनए। आज जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में वो हम डीएनए को पढ़ेंगे। अगर हम बात करें डीएनए की, देखो डीएनए क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर मैं बात करती हूँ डीएनए की, तो आपका जो डीएनए है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है बेटा? पॉलीमर को एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बहुत सारे मोनोमर, मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट के रिपीटेशन से बनी होती है। जैसे मान लो एक ही सिंगल गोला है, ये आपको मोनोमर बोल लो इसको, और अगर ये अपने आप को रिपीट करने लग जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास क्या कहलाएगी? आपकी पॉलीमर। तो टेक्निकली आपका डीएनए एक पॉलीमर है। और अगर हम बात करें इस पॉलीमर की या इस डीएनए की, तो ये जो पॉलीमर होता है ये आपका न्यूक्लियोटाइड यूनिट, या फिर आप ऐसे बात करो कि मोनोमर को रिपीट करके बनता है। तो हुआ क्या, डीएनए आपका एक पॉलीमर है, सॉरी डीएनए आपका एक पॉलीमर है, और ये बना किससे होता है? आपके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जिन्हें हम मोनोमर भी बोल सकते हैं, उनके रिपीटेशन से आपका डीएनए बना हुआ होता है। अगर मैं डीएनए की लेंथ की बात करूं, या फिर चलो अगर हम बात करें भी किसी डीएनए की लेंथ कैसे नापी जाएगी, तो आप कहोगे नंबर ऑफ बेसिस, या फिर बेस पेयर्स बोलो आप, नंबर ऑफ बेस पेयर, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आप न्यूक्लियोटाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसके बेस पे हम किसी भी डीएनए की लेंथ को क्या करते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में 3.9 बेस पेयर्स आपके पाए जाते हैं एक हैप्लोइड सेल में। कोई ना रे, क्या ही बना दिया होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई और ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जितना बेस अमाउंट होगा उतना ही उसके डीएनए की लेंथ होगी। तो अगर हम बात करें आपके न्यूक्लियोटाइड की, जो आपके डीएनए की बेसिक यूनिट है, हम अगर उसको डिस्कस करने लगे तो देखो हम बात करते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड अभी हमें पता चलता है एक मोनोमर यूनिट है। बेटा ये मोनोमर यूनिट तीन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। 11th क्लास में जो हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े, तो हमने राइबोज शुगर, हमने आपके न्यूक्लियोटाइड की जो बेसिस है उनके बारे में आराम से पढ़ा था। अभी मैं आपको जनरल बताऊंगी, स्ट्रक्चर हम 11th बायोमोलिक्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, तो हमारे न्यूक्लियोटाइड तीन तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। पहले होते हैं आपके शुगर, शुगर होती है आपकी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का मतलब आपकी 5 कार्बन शुगर होती है, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे आपका फिफ्थ कार्बन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन रिंग, जिसे हम बोलेंगे राइबोज शुगर। सेकंड होंगे हमारे बेसिस, या फिर हम इसे कहेंगे नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस आपके पास दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं प्यूरीन्स, एक होते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स भी दो तरह के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल।
अगर बात करो एडेनिन ग्वानिन की, तो बेटा ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग। पायरिमिडिन आपकी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। डबल रिंग का मतलब कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, मतलब आपको एडेनिन ग्वानिन की स्ट्रक्चर इस तरीके से डबल रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 9 कार्बन रिंग होती है ये, और हम सिंगल रिंग की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से 6 कार्बन की रिंग देखने को मिलेगी। आपकी इस रिंग में नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज होती रहती है, उससे आपके एडेनिन ग्वानिन बनते हैं। सेम इस रिंग में अगर पोजीशन चेंज होती है तो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल बनते हैं। अगर बात करो थर्ड यूनिट की, जो आपकी न्यूक्लियोटाइड बना रही होती है, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप मतलब H3PO4। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और ये आपको कहीं कहीं इस तरीके से भी दिखा, इस तरीके से भी लिखा दिख सकता है आपको, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है, जो एक मोनोमर यूनिट है, वो आपके 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है। पहला आपका शुगर, दूसरा आपका बेसिस, तीसरा आपके फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम शुगर्स की बात करें तो राइबोस शुगर होती है, 5 कार्बन की रिंग होती है। बेस में प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स होते हैं। और अगर हम बात करें फॉस्फेट की तो H3PO4। इस तरीके से हमें आपके फॉस्फेट देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो देखो इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। सबसे पहले हमारे पास राइबोस शुगर। राइबोस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है, उसके ऊपर आपका नाइट्रोजन बेस, बेटा वो एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, और यूरेसिल भी हो सकता है। फर्स्ट कार्बन पे, राइबोस शुगर की फर्स्ट कार्बन पे आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है, और जो बॉन्डिंग यहाँ पे बनती है वो बनती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। इसे हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। बेटा अब जो आपका फर्स्ट शुगर आपकी मिल चुकी है, आपको 5 कार्बन, आपका एक नाइट्रोजन बेस जुड़ चुका है। अब अगर हम बात करें फॉस्फेट की, तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और फिफ्थ जो कार्बन होता है, उसके ऊपर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब एक और नाम आता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? अगर मैं बात करूं सिर्फ आपके राइबोस शुगर और आपके एक नाइट्रोजन बेस, तो अगर इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, इसका नाम क्या होगा? आपका न्यूक्लियोसाइड। इसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ नाम लिखे जाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा दिया एडेनिन, और अब बात कर रहे हैं आपके न्यूक्लियोसाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एडेनोसिन। ठीक है। अगर मान लो हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आप आराम से पढ़ चुके हो। तो यहाँ देखो, आप इस पे बेस चेंज करते रहो। मान लो आपने ये एक न्यूक्लियोसाइड ले रखा है, यूरेसिल लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा यूरेटिन। अगर आपने इस पे ग्वानिन लिख रखा है, तो इसका नाम हो जाएगा ग्वानोसिन। अगर मान लो आपने पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड लिखा है और आपने यहाँ पे ग्वानिन लिख दिया, तो इसका नाम हो जाएगा ग्वानिलिक एसिड। ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, और अगर हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पे बेसिस लगाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड के नाम क्या चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपके इस स्ट्रक्चर का जो भी उपयोग है डीएनए आरएनए में कैसे किया गया। अगर हम बात करें डीएनए की और आरएनए की, तो सेम ही न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर होती है, पर एक अंतर आता है। आपके सेकंड कार्बन पर आपके पास जो होता है वो ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसलिए इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड कार्बन पे आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है, और यहाँ पे सेम न्यूक्लियोटाइड पर आपका सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन क्या है? आपका प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखो डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होती है, इसमें अंतर क्या होता है? आपके डीएनए के अंदर जो सेकंड कार्बन है, उस पे आपका जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट रहेगा, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी है, और इसका नाम क्या है? आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये होता क्यों है बेटा? डीएनए जो है ह्यूमन में, या फिर हमने डीएनए को हम देखते आए, तो हमें पता चला डीएनए जो है वो एक सबसे ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए जो भी हम चेंज कर सकते थे, या जो भी आपकी प्रकृति चेंज कर सकती थी, या जो भी आपकी इवोल्यूशन चेंज कर सकता था, उसमें क्या हुआ? सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दिया।
इससे रिएक्टिव कम हो गया। अभी हम बात करेंगे ऑक्सीजन के होने से रिएक्टिव कैसे होता है। दूसरा हमने डिफरेंस क्या करा, यहाँ पे जो हमारे पास बेसिस होता है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। यहाँ पे होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब यहाँ पे थाइमिन नहीं पाया जाता। थाइमिन जो होता है टेक्निकली उसका एक नाम और होता है 5-methyl यूरेसिल। मतलब आपके जो थाइमिन है उसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है आपका 5-methyl और यूरेसिल। टेक्निकली तो आपके डीएनए आरएनए में दो डिफरेंस देखने को मिल गया हमें साफ साफ। पहला तो सेकंड जो कार्बन है उस पर ऑक्सीजन नहीं होता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यहाँ पे होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब बात करते हैं कि आपकी जो ये मोनोमर यूनिट बनी थी ये एक दूसरे को जोड़ कैसे रही होती है एक दूसरे के साथ। मतलब आपकी मोनोमर यूनिट पॉलीमर कैसे बनाएगी। सबसे पहले हम मोनोमर यूनिट देखते हैं। हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाते हैं। देखो 5 कार्बन शुगर बनाते हैं पहले अच्छे से। ये बन गई हमारी 5 कार्बन शुगर। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, मैं डीएनए की स्ट्रक्चर बना रही हूँ बेटा। सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, दिस इज योर फोर्थ कार्बन एंड दिस इज योर फिफ्थ कार्बन। ठीक है, ये आपका फोर्थ कार्बन, ये आपका फिफ्थ कार्बन। हुआ ये कि हमने जो आपका फर्स्ट, यहाँ पे भी सेम ऐसे होता है, H और OH ग्रुप होता है। तो जो आपकी नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर होती है, रिंग स्ट्रक्चर जो होती है, वो आपके फर्स्ट कार्बन पे आके जुड़ती है। तो बेटा इस OH जो होता है इसके साथ वो बॉन्ड बनाती है। टेक्निकली हाइड्रोजन निकल जाता है, ऑक्सीजन रह जाता है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है। इसको हमने कहा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास 5 कार्बन पे OH है, हम लाए अपनी फॉस्फेट ग्रुप। पहले आप अपना फॉस्फेट ग्रुप नॉर्मली ले लो। तुम क्या करो, यहाँ पे जो OH था उसको इसके साथ आपके फिफ्थ कार्बन के OH के साथ बॉन्डिंग बनाओ। H2O को बाहर निकाल दो। जैसे H2O बाहर निकला आपके पास क्या बचा, इस तरीके से आपको बॉन्डिंग देखने को मिली। बेटा ये जो बॉन्डिंग एक न्यूक्लियोटाइड में फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के साथ बनती है, इसे बोलते हैं मोनोइस्टर बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, मोनोइस्टर बॉन्डिंग। इसका मतलब आपके न्यूक्लियोटाइड में क्या देखने को मिलती है, आपको दो बॉन्डिंग्स देखने को मिलती है। एक मोनोइस्टर बॉन्डिंग फिफ्थ कार्बन पे, एक होती है आपकी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग फर्स्ट कार्बन ऑफ आपके राइबोस शुगर के। अब ये तो हो गई एक मोनोमर यूनिट। ये मोनोमर यूनिट अपने आप को रिपीट कैसे कर रही होगी, ये देखो। हमने क्या करा, एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया, सेकंड न्यूक्लियोटाइड और ले आते हैं हम यहाँ पे। सेम बेस, कोई भी बेस हो सकता है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे गुआनिन हो सकता है। फिलहाल हम बेस लिखते हैं। सेम यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पे OH है, ये आपका थर्ड एंड है, ये आपका फोर्थ कार्बन और ये आपका फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन के ऊपर इस तरीके से अगर हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या लेके आया होगा, एक फॉस्फेट लेके आया होगा इस तरीके से। अब हुआ क्या, हम अब बॉन्डिंग बनाएंगे आपके फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन राइबोस शुगर के थर्ड कार्बन और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर के फिफ्थ कार्बन के बीच में। अब जो बॉन्डिंग बनी इसमें क्या होगा, से O और H। अब जहाँ से भी H2O निकाल दो, निकलने के बाद बॉन्डिंग कैसे दिखेगी आपको, कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो हुआ क्या, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्डिंग से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टर। देखो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड में बात करें तो मोनोइस्टर बॉन्डिंग है। अगर हम एक चेन की बात करें तो हमारे पास एक स्टर बॉन्डिंग है, एक स्टर बॉन्डिंग है। तो जो आपकी डीएनए की जो बैकबोन होती है वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग से बनी होती है और वो आपके शुगर और फोस्फेट से बनी हुई होती है। शुगर और फोस्फेट आपका बैकबोन बनाते हैं, या फिर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग आपके डीएनए की क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। अब अगर हम इस तरीके से बात करें तो हमारा जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल गई कि इस तरीके से आपको एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड फिफ्थ कार्बन ऑफ सेकंड न्यूक्लियोटाइड से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे फ्री एंड की बात करो तो आपके पास यहाँ पे 5 जो एंड है वो फ्री है और यहाँ पे आपका थर्ड एंड फ्री है। अब देखो मैंने आपको ये कहा था OH होने की वजह से ग्रुप रिएक्टिव बनता है। यहाँ पे भी OH के साथ बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पे भी OH के साथ कार्बन के और यहाँ पे भी OH के साथ बॉन्डिंग हुई है। अगर हम ये OH को खाली छोड़ देते, पूरा OH ही रख देते, तो हमारे पास कोई और बॉन्ड भी बन सकते थे। तो इसको रिएक्टिव ना बनाने के लिए, ताकि किसी और के साथ बॉन्ड ना बना सके, हमने इस थर्ड जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन को उड़ा दिया। बात खत्म करी हमने। अब हमारे पास देखो यहाँ पे 5 एंड है, यहाँ पे आपका थर्ड एंड फ्री बच रहा है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ोगे तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का तो 5 एंड फ्री बचेगा। चेन को नीचे लेके जाओ आखिरी तक,
आखिरी में आपको थर्ड एंड ही फ्री मिलेगा। इससे हमें बाद में जब हमें न्यूक्लियोटाइड इस आपके डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर का पता चला, तो हमें बाद में ये पता चला कि जो आपका डीएनए है टेक्निकली वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक ने आपके विल्किंस के एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हुए ये पता लगाया कि आपका जो डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। बाद में चार्जर रूल भी आया। चार्जर रूल कहता है आपका, एक तो सबसे पहले अगर हम चार्जर रूल की बात करें जो कि इस चीज को हेल्प कर रहा था, तो चार्जर रूल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपकी कुछ लाइंस आती है, पहली लाइन ये आती है, एक तो ये रूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है बेटा, ना तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड के एप्लीकेबल है, ना ही आरएनए के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा हमें ये पता चला कि जो आपका डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्यूरिन्स जितने होते हैं उतने आपके पैरापेटेंस होते हैं। तीसरी बात हमें ये पता चली, एक रेशो पता चला हमें एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। इससे पहले एक बात और बता देती हूँ, चार्जर ने ये भी बताया कि आपको जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपके साइटोसिन के साथ। हमेशा यही बॉन्ड बनेगा दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर दो स्ट्रैंड एक दूसरे के आमने सामने आएंगी इस तरीके से। तो देखो यहाँ से एक और रेशो निकल के आया 80/GC। ये बेटा स्पीशीज में कॉन्स्टेंट होता है और ये स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है। मतलब अगर आपकी एक स्पीशीज में 80 का जो रेशो है और जीसी का जो रेशो है वो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम दो स्पीशीज की बात करें, मान लो मैं ई कोलाई और ह्यूमन की बात करती हूँ, तो ई कोलाई और ह्यूमन में 80 का रेशो कुछ अलग मिल सकता है और ह्यूमन के अंदर 80 का रेशो कुछ अलग मिल सकता है। अगर हम बात करूँ जीसी रेशो की, तो जीसी रेशो ह्यूमन्स में कुछ अलग मिल सकता है और आपके जो ई कोलाई उसमें कुछ अलग मिल सकता है। तो हमें पता चला ये वाला जो रेशो होता है स्पीशीज के लिए कॉन्स्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल है बेटा, ये भी यूनिवर्सल है। ये स्पीशीज टू स्पीशीज क्या करता है आपका डिफर करता है। अगर हम बात करें इस सारे रूल के बाद, जब हमें ये पता चला कि भाई आपका डीएनए तो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो बाद में हमें ये समझ आया कि जो आपका डीएनए है उसकी जो दो स्ट्रैंड है, ठीक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर मेरे को ये स्ट्रैंड पता हो तो इसके आगे आने वाली दूसरी स्ट्रैंड, मान लो यहाँ पे 5 से 3 स्ट्रैंड है, तो अगली जो मेरी स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगी सेम, जिसकी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होगी और इस तरीके से नाइट्रोजन बेस निकल रहे होंगे बाहर की तरफ, वो हो गया आपकी 3 से 5 रेशो में। तो अगर आप 3 से 5 डायरेक्शन में या फिर मान लो पोलैरिटी होगी उसकी स्ट्रैंड की, अगर आप यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हो, सेम ही स्ट्रक्चर सामने बना रहे होते हो, तो आपको देखने को मिलेगा इस डीएनए के इनवर्ड आपको नाइट्रोजन बेस देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ एडेनिन थाइमिन के साथ बेस जो बॉन्डिंग बना रहे होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्डिंग बना रहे होते हैं साइटोसिन के साथ। इस बॉन्डिंग की वजह से आपका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और यहाँ से हमें ये पता चला कि बेस पेयर या फिर ये स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी जो जीन ट्रांसफर होता है, या फिर आप ऐसे बात करो डीएनए जो ट्रांसफर हो रहा होता है, वो डीएनए ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म, इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म, वो कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से ये पता चल चुका है कि हमारे पास 5 से 3 एक स्ट्रैंड होती है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी स्ट्रैंड होती है। बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम सेलिएंट फीचर देखेंगे आपके डीएनए के, तो उसमें हम बाकी सब चीजें पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना पढ़ सकते हो। थैंक यू बेटा।